हेलो एवरीवन, इट्स मी ऋषभ पटेल फ्रॉम द क्लास 10th जी। और आज मैं आप सभी लोग को पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप मेरे सामने स्लाइड देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर को प्रिपेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में पहले बात है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म, जिसमें हम जो है इस चैप्टर को पिछले चैप्टर से भी कनेक्ट करेंगे और इस चैप्टर को पिछले चैप्टर से कनेक्ट करने के बाद हम इस चैप्टर के थीम को समझेंगे और उससे बताएंगे। तो बेसिकली इससे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे लिखा हुआ है कनेक्ट विद द प्रीवियस चैप्टर। तो फेडरलिज्म में हम पहले प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करते हैं। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि किसी भी पावर को शेयर करने के लिए हमने क्या किया, उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने डिवाइड कर दिया। हॉरिजॉन्टल लेवल पे डिवाइड करने का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल लेवल पे डिवाइड करने का मतलब है कि हमने हर एक पावर को इक्वली 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिए, जो थे हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो उसमें थे। तो अब उसी में आता है हमारे पास सबसे पहले, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इधर आ जाओ, अब इस चैप्टर पे आ जाओ। तो इस चैप्टर में हमारे पास पहले वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। मतलब कि हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो हम लोग वर्टिकली जो पावर को डिवाइड करते हैं, वर्टिकली पावर को डिवाइड करने का क्या मतलब है? वर्टिकली पावर को डिवाइड करने का मतलब है कि जब जब मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, तो हमने क्या किया, हमने इससे पावर को डिवाइड कर दिया। तो पावर को डिवाइड करने में तो जो हमने जो क्या किया कि पावर को हमने वर्टिकली लेवल पे डिवाइड कर दिया ना। तो अगर हम उसमें जो डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को इंडियन कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म को हम इंडियन कंटेक्स्ट में ही समझेंगे इस चैप्टर में, कि क्या है हमारे इंडिया में फेडरलिज्म का क्या हाल है, और हम लोग इस चैप्टर को इस इंडियन कंटेक्स्ट में समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो बेसिकली देयर इज अ व्हाट इज फेडरलिज्म, कि पहले फेडरलिज्म समझना पड़ेगा ना कि फेडरलिज्म क्या होता है। वो तो हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फेडरलिज्म। फिर सेकंड आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्या चीज़ें बनाती हैं। देखो, अच्छा होना और अच्छे गुण होना जैसे अलग बात होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि फेडरल कंट्री क्या है, मतलब कि हमारे इंडिया को क्या चीज़ है एक फेडरल कंट्री बनाती है। ठीक है, फिर हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो हम लोग इसके बाद यानी कि हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। हमने ये पढ़ा कि फेडरल कंट्री क्या होती है। अब ये जान लेने के बाद हमें यही पता करना पड़ेगा कि अगर है फेडरल कंट्री तो कौन कौन से प्रैक्टिसेस है जो हमारी कंट्री शो कर रही है। तो उसमें जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो जाएंगे, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। फिर डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो मेरे फ्रेंड का, वो आपको आगे एक्सप्लेन कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ अ फेडरलिज्म। तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे पास फेडरलिज्म से। तो पहले आता है हमारे पास बेल्जियम और श्रीलंका का केस। ठीक है, इसे ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर पे, तो अब वापस अपने फर्स्ट चैप्टर पे जाओ, अपने माइंड को फर्स्ट चैप्टर पे लेकर। और उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस के बारे में समझा था। डेट बेल्जियम में क्या हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल एनालाइज। यहाँ पे हमने जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको इधर लेके आज पहले। तो क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ श्रीलंका, पहले हमने श्रीलंका है, यहाँ पे बेल्जियम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिकॉल एंड एनालाइज करेंगे दैट द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम द यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि पहले बेल्जियम ने क्या किया अपना, और पहले हमने क्या देखा था बेल्जियम में भाई साहब क्या हुआ था कि वहाँ पे डच भी थे और वहाँ पे फ्रेंच भी थे, बट ब्रुसेल्स में क्या था, इसका पूरा अपोजिट था। सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो डच ज़्यादा थे, बट कैपिटल में क्या था कि डच कम थे। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि इनको जो है पहले इक्वल कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इक्वल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले जब इनको इक्वल कर दिया गया तो फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे आई। कैसे? पहले वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम था। पहले यूनिटरी सिस्टम बताऊंगा, पहले देखो नीचे लिखा हुआ है। तो पहले क्या आता है कि वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम से उन्होंने क्या कर दिया कि फेडरल सिस्टम पे ले आए। फेडरल सिस्टम पे आने से क्या हुआ कि वहाँ पे अब हर एक पार्टी जो है अपने अपने अकॉर्डिंग उन्हें मतलब मिल गई थी पावर। अब वहाँ पे सब इक्वल हो चुके थे, वहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते थे, यानी कि सबके पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट में इक्वल पावर दे दी गई थी। अब आते हैं श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। उसमें क्या हुआ, बेल्जियम ने क्या किया था कि अपने पावर को क्या कर दिया, अपना को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी पावर को शेयर कर दिया वर्टिकल लेवल पे। बट श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने वही प्रैक्टिकल पर्पसेस को रखा, सेम उसने यूनिटरी सिस्टम को रखा। मैं बताऊंगा यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। जहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने पावर को कंसंट्रेट करके रखा था अपने पास। कंसंट्रेट मतलब कि सारी पावर उनके पास थी और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं थी, सब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हम लोग क्या होता है, पहले फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो देखो फेडरलिज्म क्या है।
फेडरलिज्म होता है जब आप पावर को यूनिटरी मतलब कि सॉरी यूनिटरी नहीं, मतलब फेडरलिज्म होता है जब आप किसी पावर को अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में वर्टिकली बेसिस पर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसे लोग फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपने वर्टिकली लेवल पर अपने पावर का क्या किया, बांट दिया। बट सेम फॉर द यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है, तो उसमें पावर को कंसंट्रेट करके रखा जाता है। कंसंट्रेट क्या करने का मतलब कि यहाँ पे एक ही पार्टी रहेगी और वही पार्टी ही जो है रूल करती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी रहेगी और एक ही पार्टी ही रूल करती रहेगी। और अगर कोई गवर्नमेंट होगी कोई, तो उसका कोई पावर नहीं होगी, सारे पावर इन्हीं के हाथों में होगी। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके कुछ की फीचर्स हैं। अब की फीचर्स का क्या मतलब आता है, डैट की फीचर्स, व्हाट इज़ फेडरलिज्म में कुछ की फीचर्स हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले इन की फीचर्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, कि यहाँ पे दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके की फीचर्स यानी कि वो फीचर्स जो हमें ये शो करती हैं कि डैट यस की फेडरलिज्म, वो की फीचर्स के लिए ये शो करता है कि फेडरलिज्म है या नहीं है, यानी कि ये चीज़ फेडरलिज्म को बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, यानी टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही ना रहे, वहाँ पे 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली क्या है कि अब अगर हमने पहले चीज़ तो ये देखी कि हमारे पास गवर्नमेंट आ गई, और सेकंड चीज़ ये भी होनी चाहिए कि वहाँ पे डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। मतलब कि है तो अब है, उसमें क्या होना चाहिए कि वो, क्योंकि बेसिक सी बात है। देखो सेंटर आप आप इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी आपको उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। और सेम गोज़ फॉर की इसको एक से नीचे करने तो अगर सेम गोज़ फॉर की क्या हो सकता है कि पहली बात तो जो रूल बनाएंगे हम उसको ही फॉलो करना, और जो जिस स्टेट में आप रह रहे हो, जिस पर्टिकुलर स्टेट में आप रह रहे हो, और उस स्टेट में जो गवर्नमेंट है, मतलब कि और उस स्टेट में जो लोग जो पार्टी है, यानी उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी उनके भी रूल्स मानने पड़ेंगे। यानी बेसिकली क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है एक सेम ही सिटीजन्स को रूल कर रही है, बट अब सबके पास अपने अपने जुरिस्डिक्शन है। अपने जुरिस्डिक्शंस के मतलब कि उनके पास खुद के एक स्पेसिफिक मैटर्स हैं कि वो उसी पे रूल्स को बना सकती हैं, वरना उसके अलावा और कोई रूल्स वो नहीं बना सकती। उसमें भी हम आगे जा करके पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे इंडिया से भी हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उनके अपने पास खुद के जुरिस्डिक्शन होने चाहिए, यानी कि उनके पास अपने खुद के स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मुद्दा कह सकते हैं, एक मुद्दा होना चाहिए जिसमें वो उनके अपने खुद के स्पेसिफिक मैटर और कह सकते हैं मुद्दे होने चाहिए जिस पे वो रूल्स को बना सकें या फिर इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट रेयर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। देखो हर एक की तो बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट जो है, यानी कि दूसरा और जो दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके पास अपने खुद के जुरिस्डिक्शन, देखो सेकंड पॉइंट से ही थर्ड पॉइंट मिलता जुलता है, तो हर एक के पास अपने रिस्पेक्टेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रहा है कि उनके अपने जुरिस्डिक्शन, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शंस को बांट रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि हाँ उनके ये चीज़ें हैं। ठीक है, जिससे कि वो अपने उन्हीं में रह करके रूल्स को बनाए, वो किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेयर ना करे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर ना कर सके। ठीक है, जिससे कि और यही चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ग्रांट कर रखी है। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली changed by one level of government, such changes require the consent of the both the level of government। अब देखो यहाँ पे अगर ये आशंकाएं आ जाती है, पहली बात अगर आपको ये आशंका आ गई कि यार कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आप एक रात में पूरे के पूरे अपने सिस्टम को बदल दे, ऐसा भी हो सकता है। सो देखो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब वह फंडामेंटल प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट करके रखे हैं वो ऐसे ही चेंज नहीं किए जा सकते। ऐसे ही चेंज नहीं किए जाने का क्या मतलब है कि वो लोग ऐसे ही किसी भी रूल को नहीं बदल सकते हैं। अगर वो बदलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें जो है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सहमति चाहिए होगी। मान लो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स को बदलना चाहती है, बट क्या है कि वो बदल नहीं सकती जब तक वो दोनों गवर्नमेंट जो साथ में ना बैठ के उसके पहले बात होगा, डिबेट होगी, और उसके बाद दोनों की सहमति मांगी जाएगी, तब जा करके ही वो लोग बदले जा सकते हैं, उनके रूल्स फंडामेंटल प्रोविजंस को बदला जा सकता है, एल्स वो नहीं बदल सकते। ठीक है, आगे के चलते तो फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा,
फिफ्थ पॉइंट आए तो हाँ, तो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर. सो बेसिकली क्या है कि कोर्ट्स के पास पावर है. कोर्ट्स के पास किस चीज़ की पावर है कि कोर्ट्स के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं. यानी कि अगर मान लो कि क्या हुआ, किसी दिन भाई लड़ गए वो दोनों, मतलब कि किसी दिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उसमें क्या होगा. सो बेसिकली उसमें क्या होगा कि जो एज अ अंपायर की तरह रोल प्ले करेगी कौन, हमारे जो हाईएस्ट का हाई कोर्ट्स हैं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एज अ अंपायर की तरह रोल प्ले करेगी. और उन सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, यानी जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी परेशानी इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में आई हैं, अपने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए, यानी अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स, यानी उनके पास जो पावर मिली हुई है उससे एक्सरसाइज करते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें वो अलग अलग उसमें वो हाई कोर्ट जो है काम करेंगे, ठीक है, और उसमें उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा. आगे चलते हैं. तो सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. देखो, तो इसमें के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक दो चीज़ें लगा रखी है. दैट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कि उन्हें सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए. कि देखो पहले सीधी सी बात है कि वो लोग नहीं कमाते, उनका क्या होता है, जीएसटी सिस्टम जैसे है, 18% जीएसटी है, गवर्नमेंट के पास जाएगा. तो उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ जगह पे जीएसटी लगा रखा है, जिससे कि वो जो है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को ना देखते रहे कि मनी के लिए, या फिर किसी सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए वो लोग गवर्नमेंट को ना देखते रहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ना देखते रहे. उनके पास ही अपने उन्होंने इसलिए कुछ जगह पे जीएसटी लगा रखी है, या फिर कुछ ऐसे टैक्सेस लगा रखे हैं जिससे कि उनके पास वो पैसे आ जाए फॉर द डेवलपमेंट. अब वो बात अलग है, वो नहीं करते. फिर अब आते हैं सेवन्थ पॉइंट पे. तो बड़ा पॉइंट है. सो बेसिकली क्या, द फेडरल सिस्टम दस हैज़ द डुअल ऑब्जेक्टिव. देखो फेडरल सिस्टम के पास, यानी इस समय क्या पता चलता है, फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. पहला, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ अ कंट्री, कि किसी भी कंट्री के सेफ को प्रमोट करना. पहली बात तो सेफ गार्ड को उसे उन्हें प्रोटेक्ट करना, और दूसरा प्रमोट द यूनिट ऑफ अ कंट्री, उनकी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना, यानी उनकी एकजुटता को प्रमोट करना. फिर अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, और उनकी रीजनल डाइवर्सिटी जो होती हैं उसको भी अकोमोडेट करना. तो इसमें कुछ दो एस्पेक्ट्स आते हैं. टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म. यानी इसमें कुछ दो पॉइंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. पहला पॉइंट आता है, गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल शुड एग्री सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. कि गवर्नमेंट जो होती है दूसरे लेवल्स की, वो ने क्या करना, उन्हें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस पावर शेयरिंग के कुछ रूल्स हैं उनसे एग्री करे. यानी पावर शेयरिंग, मतलब मान लो पावर तो शेयर हो गई, बट रूल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इसलिए वो उनका भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है कि वो उनके कुछ जो रूल्स हैं, या फिर उनके जो रूल्स हैं उनको वायलेट ना करें, और उनके जो रूल्स हैं उनको उनसे एग्री करें. सेकंड पॉइंट है, दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कि पहली बात तो देखो, आशंकाएं नहीं होनी चाहिए लोगों के मन में. उनको जो है सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, कि उन्हें एक विश्वास होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है आपने की जो एग्रीमेंट बनाया है, तो उससे लोगों को विश्वास होना चाहिए. अब विश्वास बोलने से नहीं बनेगा, आपके अच्छे काम करने से लोगों को विश्वास बनता है. तो उनको पहले तो आपके और लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में विश्वास को भी क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे भी इसमें कुछ दो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू अनदर. सो इसमें कुछ दो एस्पेक्ट्स आते हैं. टू एस्पेक्ट्स बैलेंस द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. पहले आते हैं दे आर द टू काइंड, यानी कि इसमें कुछ दो एस्पेक्ट हैं जो पावर को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बैलेंस करके रखते हैं. वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. देखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से पता चल रहा है कि वो स्टेट्स जो एक साथ आती हैं, यानी कि एक वो स्टेट्स होती हैं जो एक साथ आती है, एकजुट होती है, यूनाइट होती हैं, और अपनी सोवरेनिटी की फीलिंग को, यानी कि पहली बात तो एक दूसरे को एक जो ये बड़ी बड़ी यूनिट में कन्फर्म होती हैं, एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करते हैं. ठीक है, जिससे कि वो अपने इंटरनल, यानी कि उनकी आइडेंटिटी भी रही. यानी कि ऐसा कि देखा जाए तो अगर वो 4 स्टेट्स है, 6 स्टेट्स हैं, उन 6 स्टेट्स ने एक बड़ा फॉर्म क्रिएट कर दी, एक बड़ी यूनिट बना दी, तो वो यूनिट भी रहेगी, बट उनके पास उन्होंने अपनी इंटरनल आइडेंटिटी को भी नहीं खोया, उन्हें अपनी आइडेंटिटी भी नहीं खोई, उनके पास आइडेंटिटी भी रिटेन्ड है.
ठीक है, जिससे कि वो अपनी सिक्योरिटी को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएस से आता है तो उसमें नाम से ही पता चलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की वो स्टेट्स जो यूनाइट हो चुके हैं, यानी फिर स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी सेम बेसिकली वही चीज़ें आती हैं। तो इसमें स्टेट्स में इसमें बात की जाए तो इसमें पावर जो है स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। ठीक है, यानी कि इसमें जो क्या होता है स्टेट्स के पास अपनी खुद की एक इक्वल पावर्स होती हैं, उसमें कोई भी बड़ा नहीं होता। अब बात आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक सेकेंड रूट होता है बैलेंस करने का, जिसमें हम क्या करते हैं पावर को बांट देते हैं, पावर को बांट दिया जाता है। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। हमारे इंडिया के एग्जाम्पल दिया गया, तो इंडिया में क्या है कि क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच पावर्स को बांट दिया है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड रूट मान सकते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंट्रीज ये डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर्स को स्टेट्स और नेशनल स्टेट्स में बांट दी जाएंगी, या फिर स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में या स्टेट्स में बांट दिया जाएगा। बट रूल कौन करेगा इसमें? सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल लेवल, बिकॉज मेजोरिटी तो उसी के साथ होगी ना, क्योंकि वो सुप्रीम तो वही होगा, क्योंकि उसने ही रूल्स को दिया है, तो फिर रूल्स तो उसके पास रहेंगे। बट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने अपने खुद के पावर्स होंगी, बट सबसे बड़ी पावर किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो इसमें क्या हो सकता है कि तो इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी पावर जो इसमें अनइक्वल पावर शेयरिंग होगी, यानी कि अनइक्वल पावर्स रहेंगे। उसमें क्या था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इक्वल पावर्स होती है, इसमें अनइक्वल होता है, इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फेडरलिज्म हो चुका है। होप सो आप सबको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमारे पास इस टॉपिक को ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कि बेसिकली क्या होता है कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इंडिया जो एक फेडरल कंट्री है कि नहीं। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड द इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहले बात तो क्या किया है हमारे इंडिया ने क्या किया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया है कि हमारे इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया है। बट ये बात ध्यान रखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ डेट द की जो हमारी कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है, यानी कि इंडियन कंट्री। लेकिन इंडियन यूनियन जो है ये नहीं लिखा हुआ, उसमें एक वर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ, फेडरेशन शब्द का वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स यानी जो की फीचर्स है जो हमने पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे हम इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री कह सकते हैं। आप मान तो ले, बट उसमें क्या क्या ऐसे कौन प्रिंसिपल्स जो फेडरलिज्म को वो सब मतलब पहली बात उसको मानना भी पड़ेगा, यानी कि हमें देखना पड़ेगा क्या वो की फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो we can see all these features are applied to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided the two tier of the government. तो बेसिकली क्या हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके बेसिस में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट दिया है। तो देखो पहला जो आता है कि हमने क्या देखा था, हमें क्या चाहिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पहले उसने क्या चाहिए, हमारे पहला रूल क्या था कि 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक यूनियन गवर्नमेंट डाल दिया, जैसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट भी है। और उसके अलावा हमारे पास तीसरा टायर ऑफ फेडरलिज्म भी बाद में ऐड किया गया, जो था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, इफ़ एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट ऑफ टायर्स एंजॉय द सेपरेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि अब इनके पास जो है अब इनकी अपने अपनी जगह पे पावर्स बना दी गई। तो अब इससे क्या है कि इनके पास अपने अपने खुद के जुरिस्डिक्शंस हैं, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शंस है, यानी कि इनके पास अपने अपने खुद के स्पेसिफिक मैटर्स है जिसमें रूल्स को बना सकते हैं। तो इनके स्पेसिफिक मैटर्स क्या क्या हैं, तो आओ उनको देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सो डू दीज फीचर्स अप्लाई इन द प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इस प्रोविजंस को अप्लाई किया जाता है, तो इस चीज़ में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे सबसे पहले जो आता है कि क्योंकि हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑनली, तो ये चीज़ हमने बता दी डैट द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये बताया जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, 2 टियर सिस्टम गवर्नमेंट है। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट एंड वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर की बाद में जाके फेडरलिज्म को भी फेडरलिज्म ने क्या किया, ये कि तीसरी टायर ऑफ फेडरलिज्म लेके आए, जो था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का। और ये गवर्नमेंट जो है अपने खुद की सेपरेट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शंस को एंजॉय करते थे, इनके पास अपने खुद के स्पेसिफिक मैटर्स थे जिससे वो काम कर सकते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन
इसके बेसिस पे 3 लिस्ट दिए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इसके कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट क्या होती है? Union list includes the subjects. Union list includes the subject of the national importance such as the defense of the country, foreign affairs, banking, communication and the countries. These are included in this list because we need the uniform policies on this matter throughout the country. ठीक हो, क्या है कि हमें क्या है कि यूनियन लिस्ट का क्या दिया गया है यहाँ पे कि हमें दिया हुआ यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं कि डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो पहले वो यूनियन लिस्ट यानी कि वो लिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे कंट्री का डिफेंस होगा, डिफेंस ऑफ द कंट्री, जैसे हमारी कंट्री में जैसे इंडियन आर्मी है उसके ऊपर भी जो है यूनियन लिस्ट ही काम करेगी। यूनियन लिस्ट यानी कि इस यूनियन लिस्ट को में जो दिया हुआ है तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट ही काम करेगी। फॉरेन अफेयर्स होगा यानी कि बाहर, अब कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई दूसरे स्टेट यानी कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जा करके अपनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक कंट्री का एक जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वही जा करके तो दूसरे के फॉरेन में जाके अपने को फॉरेन जा करके यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में जा करके अपने को रिप्रेजेंट करेंगी। बैंकिंग है गया, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन और करेंसी। देखो करेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि जैसे कि ऐसा तो नहीं है महाराष्ट्र वाले अपना नोट लेके घूमेंगे, मध्य प्रदेश वाले अपना और दूसरे स्टेट्स वाले अपने अपने करेंसी। तो इसमें क्या है कि हमें जो है यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एज अ करेंसी को यूनिफॉर्म रखा गया है, यानी कि उसके लिए भी यूनियन लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही करेंसी पे भी ध्यान देना उनका बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि एक ही करेंसी थ्रू आउट द कंट्री चल रही हो, यानी कि यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। हमें जो है इस लिस्ट का मतलब है कि हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए कुछ इन मैटर्स के ऊपर, यानी कि पूरी इन पॉलिसीज़ के ऊपर एक थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी कंट्री में उस चीज़ को आराम से बैलेंस रखा जा सके। आगे चलते हैं तो स्टेट लिस्ट में चलते हैं। स्टेट लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इन लोकल इंपॉर्टेंस सच एज द पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। स्टेट लिस्ट यानी वो लिस्ट जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, यहाँ पे यूनियन लिस्ट नहीं आ सकती। तो स्टेट लिस्ट कुछ लोकल और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को लेके चलती है, जैसे पुलिस है, जैसे पुलिस हो गई, ट्रेड हो गया यानी कि ट्रेड हो गया व्यापार यानी कि कॉमर्स, एग्रीकल्चर हमारे कल्टीवेशन और इरिगेशन। तो इनसे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट में जो मेंशन जो ये चीज़ें हैं वो से स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। अब हम बात हैं कंकरेंट लिस्ट पे। कंकरेंट लिस्ट यानी वो लिस्ट जो है, ये कंकरेंट लिस्ट एक वो लिस्ट होती है जिसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का, यानी यूनियन और यहाँ तक एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इन चीज़ के ऊपर जो है रूल्स बना सकते हैं, जिसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडाप्शन एंड सक्सेसर। यहाँ पे सारी चीज़ें एक लाइन में दी हुई हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन यानी कि व्यापार, फिर शादी, एडाप्टेशन और सक्सेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। फॉर व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट। तो क्या हो गया, कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो कि ये नहीं है, ये वाला तो अभी बात का है। सो बेसिकली आगे देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अब क्या हो, अब देखो एक चीज़ आती है कि अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि क्या ऐसे भी तो कोई सब्जेक्ट होगा जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता होगा, और या फिर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए हैं, तो इन चीज़ों का क्या होगा? तो ये सारी चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। ऐसे इसलिए होता है, देखो हमने क्या देखा कि हमारी कंट्री जो है होल्डिंग टुगेदर का है, यानी कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन फॉर्म करके रखा है हमारी कंट्री ने, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पावर इक्वल नहीं होगा। तो किसी एक पॉइंट पे अगर दो स्टेट लिस्ट ने भी इस चीज़ पर कोई रूल बनाया, यूनियन लिस्ट ने भी कोई रूल बनाया, बट इसमें क्या हुआ कि इसमें कन्फ्लिक्ट्स तो ऑब्वियसली बात झगड़े तो होंगे ही। तो इसमें किसके तो क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिया जाए, ना कि यूनियन गवर्नमेंट जो रूल बनाए हैं उसको लिया जाए। इट्स बिकॉज हमारी कंट्री वापस कि हमारी कंट्री एक ऑन होल्डिंग फेडरेशन है, यानी कि इसमें पावर्स किस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट और समय बांट रखा है। तो इनसे रिलेटेड कुछ भी होगा तो यूनियन लिस्ट को ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, We noted above that the most of the federation that are formed by the holding together, वही बात आ गई, do not give the equal powers to its constituent units. Thus, the all states in the Indian Union do not have the identical powers. Some states enjoy a special status. कि देखो कुछ स्टेट्स जो अपना कुछ स्पेशल स्टेटस रखती है, जैसे आसाम है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनकी जो अपने स्पेशल पावर्स को एंजॉय कर रही है, यानी कि अपने स्पेशल पावर्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। बट कुछ पावर ऐसी हैं
यानी कि उनके पास इक्वल पावर ऑफ गवर्नमेंट नहीं, इक्वल नहीं है, यानी कुछ स्टेट्स में पावर स्पेशल हैं और कुछ पावर्स नहीं है, जिससे हम लोग कहते हैं कि जिससे हम लोग जैसे कह सकते हैं आगे जाकर कि सेंट्रल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आर्टिकल 371 आगे आते कुछ स्पेशल पावर्स स्पेशली इंजॉयड इन द रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड। ये पहली बात तो इन स्पेशल पावर्स की बात कर ले तो स्पेशल पावर्स में क्या दिया हुआ रहता है, डैट की स्पेशल पावर्स इंपॉर्टेंटली किस चीज़ पे है कि ये जो है कुछ जैसे कि वहाँ के लोग, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं जो या वहीं के जो नागरिक हैं, यानी कि उस स्टेट के जो नागरिक हैं सिटीजन्स हैं, उस लोगों वही लोगों को सबसे ज़्यादा लैंड राइट्स यानी कि ज़मीन की राइट्स मिल सकती हैं। उनका कल्चर ऑल्सो प्रेफर किया जाएगा कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कुछ मतलब कि वहाँ का कोई भी ऐसे ही वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता। वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, उसको, वो उस इंसान को जो उस कंट्री उस स्टेट में पैदा हुआ या फिर कह सकते हैं उस स्टेट का एक नागरिक है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स कैनॉट बाय द लैंड और हाउस हियर। ठीक है, सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट और द अदर्स ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन एंजॉय द वेरी लिटिल पावर। सब कुछ इसमें ऐसे भी यूनियंस आते हैं जिसमें बहुत कम पावर सपोर्ट किया जाता है। दीज आर द एरिया विच आर द टू स्मॉल एंड बिकम ऐसा इसलिए होता है कि पहली बात तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो इतने स्टेट्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें इंडिपेंडेंट करना मुश्किल है, जिससे कि उन्हें, और या फिर कुछ ऐसे भी है कि जिससे क्योंकि उन्हें जो है किसी के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्हें किसी के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि उन्हें वो हम किसी के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो आगे होता है हमारे पास जो आगे की चीज़ें जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट आती है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, कि फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किस तरह से किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास फेडरलिज्म वर्सेस सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म और फेडरलिज्म की सक्सेस दोनों अलग बात आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। देखो इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यस ज़रूरी होते हैं फॉर सक्सेस के लिए, ऑब्वियसली बात ज़रूरी है, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट होने ना होने का मतलब है कि इनको लिख देने से कि ये हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, वो चीज़ उससे काम नहीं बनेगा, वो चीज़ काम नहीं करती। रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। सो बेसिकली इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा, जो रियल सक्सेस जो होगी हमारे फेडरलिज्म की कैसे होगी इंडिया में, जब उसमें हमें ये देखा जाएगा कि उसमें हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उस चीज़ के उसके नेचर को, यानी कि वो तभी एट्रीब्यूट की जा सकती है जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होगी हमारी कंट्री में और इन चीज़ों को सारे लॉज को मानेगी, समझेगी और उस चीज़ को बांटेगी, पावर्स को बांटेंगी और सब तब जा करके देखा जाएगा कि डैट यस हमारी कंट्री जो है एक फेडरल कंट्री है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का होना हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी है। This ensure that the spirit of the federalism respect for the diversities and desire for the living together. So इस समय क्या पता चलेगा कि इस चीज़ से ये इंश्योर होगा कि हमारे फेडरलिज्म की स्पिरिट के बारे में, हमारी डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी का होना यानी कि रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट यानी कि जो क्योंकि हमारे जो अलग जो वैराइटीज़ है उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी और एक डिज़ायर होगी एक साथ, एक इच्छा होगी एक साथ रहने की। तो इसके बेसिस पे कुछ 3 स्टेट्स और इनके बीच में कुछ 3 मेजर तरीके आए थे जिससे ये हुआ। पहला होता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, फर्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड वन इज़ लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड वन इज़ सेंटर स्टेट्स रिलेशन। तो आगे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स में। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स से पहले बात तो हम जानते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन सबसे ज़्यादा एक बहुत मेजर टेस्ट था हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो हम इसमें 1947 से यानी हमारे जो पॉलिटिकल मैप को अगर हम शुरुआत करें जर्नी की, तो 1947 और 2090s में अगर हम 2019 के कुछ चीज़ों को देखें तो हमें क्या दिखेगा कि बहुत सारे पुरानी स्टेट्स जो हैं वो ख़त्म हो गई और नई स्टेट्स को क्रिएट किया गया। ठीक है, एरिया बाउंड्रीज नेम स्टेट्स के नेम एरिया बाउंड्रीज सबको बदल दिया गया। तो 1947 में क्या हुआ था कि मैक्सिमम जो 1947 में कुछ चीज़ें थी उनको बदला गया, उनको हटा दिया गया और कुछ चीज़ों को क्रिएट किया गया। ठीक है, दिस वाज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेजेस, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन्हें इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ के लोग पर्टिकुलर उस स्टेट के उस एरिया का पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए वहाँ के उनको एक स्टेट इसलिए उन्हें वो स्टेट्स बना दिए गए। बट कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्हें जो है किसी लैंग्वेज या फिर किसी कल्चर के बेसिस पे जो है नहीं डाला जा सकता है, मर्ज भी नहीं किया जा सकता।
लेकिन कुछ स्टेट्स क्योंकि ऐसे ही नहीं क्रिएट की जा सकते वहाँ के लैंग्वेज यहाँ के ऊपर और उनके किस उसके ऊपर उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि उनके कल्चर, उनके एथनिटी और डिफरेंस ज्योग्राफी के भी डिफरेंसेस होते हैं। तो लैंग्वेजेस ही नहीं, उनका कल्चर, जैसे जैसे पौंडीचेरी वगैरह है, हम उसको किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते। इट्स बिकॉज क्योंकि उनका कल्चर जो है वहाँ और उनकी ज्योग्राफिकल फैक्टर, उनकी इथनिसिटी उन सब चीज़ों से अलग है। जैसे कि हमें लेके चलो नागालैंड एग्जाम्पल्स के तौर पर, नागालैंड है, उत्तराखंड और झारखंड भी दी हुए हैं। अब देखो क्या होता है कि वहाँ पे स्टेट्स के फॉर्मेशन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी, बट क्या होता है कि हमारी कंट्री जो थी, हमारी स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उस चीज़ को रेजिस्ट कर रही थी, यानी उसे थोड़ा सा टाल रही थी, उस चीज़ को लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए टाल रही थी। बट क्या हुआ फिर धीरे धीरे जब प्रोटेस्ट होने लगे तब जा कर के होता है ना, जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करने पे डर लगता है, तो वही डर था गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि उन्हें इस बात का एक टेंशन थी, उनके अंदर एक टेंशन क्रिएट होने लग गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर हमने पहले उन्हें एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट बांट तो दिया, फिर वो ये कहेंगे कि हमारे पास एक जैसे बोलने वाले लोग हैं, तो हमें एक अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, या जिससे क्या अगर ऐसा होगा तो इससे तो ये तो हमारी कंट्री की इंटीग्रेशन को ही ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए सबसे इसलिए इम्पॉर्टेंट, इसलिए उस चीज़ को रेजिस्ट करते। बट क्या हुआ, जो उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फॉर्म कर दिया तो उससे उल्टा इसका उल्टा असर हुआ। और उल्टा असर क्या हुआ कि हमारी कंट्री जो थी एक्चुअली और ज़्यादा यूनाइट हो गई, और इसने जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने से और ईजी कर दिया। सो सेकेंडली हमारे पास जो अगला जो होता है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। सो लैंग्वेज पॉलिसी है, लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब आता है कि अब यहाँ पे हमारा सेकंड टेस्ट जो था हमने लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर आता है कि अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसने हम अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। पहली बात तो इम्पॉर्टेंस ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कंट्रोवर्सी और कन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ, हिंसा होने लग जाए, लड़ाइयाँ होने लग जाए, प्रोटेस्ट होने लग जाए। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि किसी भी लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं कंसिडर किया जाता। तो क्या हिंदी जो है हमारी कंट्री की एक नेशनल लैंग्वेज है? क्वेश्चन आता है दैट इज इंडिया आर नेशनल लैंग्वेज? नहीं, इंडिया को हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को हमारी कंट्री की एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंसिडर किया जाता है। और हिंदी के अलावा बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हिंदी के अलावा कुछ ऐसे 21 ऐसे और भी ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसे शेड्यूल लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है। थर्ड आता है अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू स्टेट इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो ये 21 हिंदी और हिंदी के अलावा जो 21 लैंग्वेज यानी टोटल 22 लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज करके रखा है, लिस्ट में रिकॉग्नाइज करके रखा है। तो बेसिकली ये जो कोई भी कैंडिडेट अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई भी अगर एग्ज़ाम देता है, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है, कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इन 21 लैंग्वेजेस में से किसी में भी वो एग्ज़ाम को दे सकता है वो कैंडिडेट, यानी इन 22 लैंग्वेजेस में भी किसी भी लैंग्वेज में इन एग्ज़ाम्स को दे सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। स्टेट्स के पास भी अपने अपने खुद की एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। बट क्या होता है, श्रीलंका की तरह अगर हम हटा दें तो लीडर्स क्या चाहते थे कि वो हमारी हिंदी को फैलाना चाहते थे। ठीक है, तो वो हम क्या चाहते थे कि वो हिंदी को फैला सके। ठीक है, बट हिंदी को हमारी कंट्री में स्प्रेड करना चाहते थे। बट 1965 में वो क्या करते हैं, वो इस सोच को करते हैं कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा देंगे, यानी पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर देंगे, हटा देंगे। बट क्या होता है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड किया कि इंग्लिश को प्रोटेस्ट होने लगे, और इंग्लिश प्रोटेस्ट होने लगता है, वो चाहते थे कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए। और तमिलनाडु जहाँ पे आज भी हिंदी नहीं बोली जाती है, तमिलनाडु क्या करते हैं, तमिलनाडु के तो ये मूवमेंट जो होता है एक वायलेंट फॉर्म क्रिएट कर देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ का रिस्पांस में क्या देती है, वो ये इस चीज़ को एग्री हो जाती है कि वो जो है इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ द इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी और इंग्लिश दोनों को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ये जो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि जो बहुत सारे क्रिटिक्स को ऐसा लगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स को ही, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग को ही सबसे ज़्यादा फेवर करता है।
ठीक है। बट क्या होता आज भी और अभी भी गवर्नमेंट जो है क्या करती है, हिंदी को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिंदी का प्रमोशन करती है, ठीक है, जिससे कि वो हिंदी को जो है और हिंदी को इम्पोज कर सके दूसरे दूसरे स्टेट से, जहाँ पे लोग जो है इन्हें बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में वो इस हिंदी को इम्पोज कर सके, उनका प्रमोशन करती है, ठीक है, क्योंकि वो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी, यानी प्रमोशन ऑफ द हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत की जो सरकार है वो क्या करे, उसके लिए जो है हिंदी का प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। बट इसका ये मतलब नहीं आता, अब देखो इसमें ये सोच नहीं आती, बिकॉज इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्रमोशन डजंट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज द हिंदी और स्टेट्स वेयर द अदर पीपल स्पीक्स द डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं बनता है कि प्रमोशन का ये मतलब नहीं बनता कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये उसके उनके ऊपर फोर्स करे, इम्पोज करे कि हिंदी ही बोलनी है या हिंदी को ही स्टडी करना है, हिंदी ही बोलनी है, जहाँ पे स्टेट्स जो है दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस को बोलती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ही दिखाई जाती है, जिससे कि वो जो है दूसरी कंट्रीज़ को कोई भी सिचुएशन, जैसे श्रीलंका जिसमें अब खुद को पाता है, वैसा कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक आता है मेरा, जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से हमें क्या पता चलता है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन से हमें ये पता चलता है डैट कि हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस का होना इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, स्टेट गवर्नमेंट बनाए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस का सब होना सबसे परफेक्टली, यानी कि सेंटर के रिलेशंस भी अच्छे हों, स्टेट के रिलेशंस भी अच्छे हों, दोनों के बीच में कभी डिस्प्यूट्स और कोई लड़ाई झगड़े ना हो जिसकी वजह से हमारी कंट्री को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ में सेंटर और स्टेट रिलेशन वर्सेस द फेडरलिज्म, तो इसमें बिफोर 1990s और आफ्टर 1990s लिखा है। तो इसमें क्या होता है सर, बिफोर 1990s बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और 1990s के बाद बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट क्या करती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी रूल को इम्पोज ही नहीं करने देती थी, इम्प्लीमेंट होने नहीं देती थी। उनके अकॉर्डिंग ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो मिसयूज़ करती थी और उसका क्या करती थी कि वो उनकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी, ठीक है। अगर क्योंकि कोई भी अगर राइवल पार्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो कि उन्होंने उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही पार्टी अगर किसी भी दूसरे स्टेट में नहीं है और उसके अपोनेंट पार्टी है तो वो उन्हें डिसमिस कर देती थी। बट ये सारी चीज़ें क्या होते हैं 1990s के बाद बदल जाती हैं। क्या होता है कि जब ये देखा जाने लगा कि हाँ ये स्टैंड यही गवर्नमेंट बड़ी है, तो इसमें क्या करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनने लगता है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें कि जो एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें 272 सीट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या होता है, लोग एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करने लगते हैं, जिससे सीट्स जो है बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि कोई सिंगल पार्टी रूल नहीं कर रही थी। उससे क्या होता है कि सिंगल पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं थी लोकसभा में, सब के अपने अपने एक योगदान था एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का। तो उससे क्या होता था कि इससे पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर इन्वेंट होता है। इससे क्या होता है कि वो मेजर जजमेंट इससे क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट्स थे वो भी इसके बड़े बड़े जजमेंट्स को ट्रेंड कर, मतलब कि जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इससे क्या हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते थे। इट्स बिकॉज क्योंकि अलग अलग पार्टी ने मिल करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, तो वो किसी पार्टी को भी डिसमिस नहीं कर सकते थे, ठीक है। और द फेडरल पावर जो थी वो और इफ़ेक्टिवली चल सकता है, जैसे आज हम देख सकते हैं कि पावर जो है बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Political Science, Class 10, Chapter 2, Federalism. The second last topic, Linguistic Diversity of India. इसमें linguistic का मतलब है language और diversity का मतलब है differences. तो language differences of India. तो जो हमारा इंडिया है उसके ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के पास अपनी एक खुद की लैंग्वेज है। जैसे तमिलनाडु के पास है तमिल, वेस्ट बंगाल के पास है बंगाली, पंजाब के पास है पंजाबी। और ये हमें पता चलता है सेंसस ऑफ इंडिया की मदद से। जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो हमें सोशल और इकोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। यहाँ तक कि इंडिया में जितने भी मतलब बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स ये हो रहे हैं, इनके बारे में भी हमें सेंसस ही प्रोवाइड करता है। जो सेंसस है वो एवरी 10 ईयर्स में होता है, पर 2021 में वो कोविड के कारण नहीं हुआ। तो अब चलते हैं दोबारा।
तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी है हमारी बुक में वो है सेंसस 2011, जिसमें बताया है कि मोर देन 1300 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग, यानी 1300 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस को पीपल ने अपनी मदर टंग मातृभाषा बोला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 28 स्टेट्स हैं और उन 28 स्टेट्स में 1300 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस का होना बहुत मुश्किल था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि वो इन लैंग्वेजेस को ग्रुप कर दें कुछ मेजर लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, इन सबको उन्होंने ग्रुप कर दिया हिंदी में, और ऐसे ही और भी लैंग्वेजेस को उन्होंने ग्रुप कर दिया था और भी मेजर लैंग्वेजेस में। और ग्रुपिंग करने के बाद भी सेंसस ने फाउंड किया कि 121 मेजर लैंग्वेजेस अभी भी मौजूद हैं। तो फिर इन 121 मेजर लैंग्वेजेस में से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस को अब इंक्लूड किया जाता है 18th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्हें हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। और जो बाकी बची हुई 99 लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। और इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इन लैंग्वेज के बेसिस पे जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का। और जो लार्जेस्ट लैंग्वेज है वो है हिंदी, जो कि 44% इंडियंस की मदर टंग है। और अगर हम इसे ऐड करेंगे जो हिंदी को सेकंड और थर्ड लैंग्वेज मानते हैं अपनी, तो ये जो नंबर है वो 50% से भी कम है 2011 में। और यही अगर अब हम इंग्लिश का देखें तो सिर्फ 0.02% इंडियंस ने इसे अपनी मदर टंग बताया है, और बाकी 11% लोगों ने इसे अपनी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज बताया है। तो अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है।